स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने गवर्नर जनरल और वायसराय वाला जो चैप्टर था वो आपका पूरा कर लिया था। 120 से ऊपर उसमें हमने क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा बड़ा चैप्टर था, काफ़ी उसमें हमने प्रश्न वहाँ पर किए और बहुत सारे फैक्ट्स को हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है नया चैप्टर? ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय की, उस पर ब्रिटिश शासन, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी या थी? यहाँ पर आपके पास पहला कथन है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग लाए जाने वाली निधि या राशि। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। और ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल एक सही है, बी केवल 1 और 2 सही हैं, सी केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि देखें, पहला कथन, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से पैसा दिया जाता था। लंदन में जो इंडिया ऑफिस चलता था उसकी सारी सैलरीज, जो भी खर्चे होते थे उनके लिए। फिर दूसरा है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यह भी सही है। कंपनी की यही तो पॉलिसी थी कि यहाँ पर जो हमारा खर्चा हो रहा है उसे हम कैसे अपना पैसा बचाकर भारत के पैसे से ही निकालें। फिर तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह आपका गलत है। भारत के बाहर जो युद्ध लड़ते थे उनमें भारत की निधि को इस प्रकार से, भारत के पैसे को उनके द्वारा प्रयोग में नहीं लिया जाता था। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट जो हैं, पहला और दूसरा कथन, ये दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। अब यदि हम देखिए डिस्कशन करें होम चार्जेस के ऊपर, तो इसमें क्या होता था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था उसकी तरफ से, जो इंग्लैंड में बैठता था, उसकी तरफ से क्या क्या खर्चे यहाँ पर किए गए हैं भारत सरकार की ओर से। तो इनमें कई चीज़ें शामिल थी, जैसे कि लोन्स हो गए, रेलवे पे जो खर्चा हुआ वो, लोनों पर जो ऋण दिया गया वो हुआ। उसके अलावा आर्मी, इस और जो अलग चीज़ें, अलग आर्मी पुलिस, ये सब थे, इनके ऊपर जो खर्चा हुआ वह जो हुआ वो भी। इसके अलावा भारत के कारण इंग्लैंड में जो सैनिक शुल्क वगैरह दिए जाते थे, जो उनकी सैलरीज दी जाती थी, उनका फिर जो स्टेट सेक्रेटरी, राज्य सचिव था, उसका भरण पोषण यहीं से किया जाता था। इसके अलावा भारत सरकार जो है यूरोपीय अफसरों को यहाँ पर जो भत्ते और पेंशन देती थी वह भी यहाँ पर शामिल होते थे। और जो गृह युद्ध, भारत में जो युद्ध होते थे उनका खर्चा भी यहीं से निकाला जाता था। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो यह क्या कहता है, देखिए औपनिवेशिक काल, शासनकाल, यानी कि कौन सा? कॉलोनियल रूल का जो समय था, उसमें भारत सरकार के गृह शुल्क यानी कि होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय था। तो पहली चीज़ हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आखिर होम चार्जेस क्या थे। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, तो देखिए पहला, भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, ये दोनों शामिल थे। भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय 1919 तक, तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन शामिल थे। इसमें बात करें यदि, तो देखिए भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर बाहरित नहीं थी। तो यह हमें याद
रखना है। तो भारत के ऊपर, भारत से संबंधित जितना भी खर्चा होता था वह अंग्रेज जो है पूरा भारत से निकालते थे। इसके अलावा जो खर्चा होता था बाहर के युद्धों में वो भारत से नहीं निकालते थे। ये सीधा सीधा होम चार्जेस यह होता था। अगला प्रश्न क्या है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, बी ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, सी ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या फिर ऑप्शन डी भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तहरीज के लिए। और यह भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इंपीरियल प्रेफरेंस, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटिश आयातों पर जो विशेष रियायतें दी जा रही थी, यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिश इंपोर्ट हो रहा था उस पर विशेष छूट दी जाती थी, जिससे मार्जिन बढ़े, ब्रिटिश उनका सस्ते में यहाँ बेच सकें वो ब्रिटिश व्यापारी, और यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, जो ऐसी चीज़ें हैं उनका बाजार पिट जाए और ब्रिटिश मार्केट यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बात की गई है, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों या फिर छूट के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। ऑप्शन है आपके पास, ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की कमी, सी प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीर दिया जाना। और यह भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी। धनिक जो वर्ग था, यानी कि जो पैसे वाले लोग थे, वो भू संपत्ति यानी कि जमीन जायदाद खरीदने में निवेश ज़्यादा करते थे, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे। आज के समय में भी यह आपको भारत में तो सामान्यतः देखने को मिल जाएगा, यही होता है। तो इसलिए जो है काफ़ी उद्योगों का स्वतंत्र विकास यहाँ पर नहीं हो सका। जो यह एक ही कारण नहीं है और ना ही प्रमुख कारण है, यह इन ऑप्शंस में से दिया गया कारण है। कई और भी रीजंस थे, जैसे कि अंग्रेज खुद ही अलाउ नहीं करते थे, अगर इंडियन ही लगा लेंगे तो वो यहीं बनाएंगे और उनके ही फिर तो यहाँ पर प्रोडक्ट और गुड्स बिकेंगे, तो अंग्रेज भी यह नहीं चाहते थे। इसके लिए वह क्या करते थे, ऐसी पॉलिसीज लाते थे कि जिससे सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स हैं उनका ही फ़ायदा हो, उन्हीं व्यापारियों का फ़ायदा हो, जैसे कि उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी में यहाँ पर छूट दे दी। लेकिन यदि कोई हिंदुस्तानी व्यापारी मंगा रहा है तो बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाए जाना, आयात शुल्क बहुत हैवी लगाना। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा है तो उसके लिए पहले तो परमिशन ही नहीं देना, और यदि परमिशन भी दी जाती थी तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, जो कि यहाँ पर लोग आराम से नहीं दे सकते थे। तो ये उनकी कुछ पॉलिसियाँ थीं अंग्रेज़ों की। धीरे धीरे एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। जो कि जब हम सब्जेक्टिव क्लास लेंगे तो वहाँ पर पूरा चैप्टर इस पर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट किया। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़ क्या थे। ऑप्शन है आपके पास, ए अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, बी चीनी, नमक, जस्ता और शीशा, सी तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, या फिर ऑप्शन डी कपास, रेशम, शोरा और अफीम। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी डीप फैक्ट से ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपास यानी कि कॉटन, रेशम यानी सिल्क, शोरा और अफीम जो है यानी कि ओपियम। ये चीज़ें जो हैं 18वीं शताब्दी में के जो मध्यकाल था 18वीं शताब्दी का, यानी कि 1700 के जो सन चल रहे थे उसमें 1750-70 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनको बंगाल से निर्यातित करती थी। स्टेपल कमोडिटीज़ इन्हें बोला जाता था। इसके अलावा और क्या निर्यात होता था, तो देखिए इसमें एक आप नील भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, नील भी इसमें यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए
डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से, कहाँ से, बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़ कौन कौन सी थी? कपास थी, रेशम थी, शोरा था, अफीम थे, और इसमें नील भी शामिल थी, जैसे कि हमने आपको अभी बताया, वह भी एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके अलावा यह भी हमें ध्यान रखना है कि इस काल में अफीम मुख्य रूप से चीन को निर्यात की जाती थी, तो हम यह भी यहाँ पर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न में हमने क्या बात करी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से कौन कौन से स्टेपल कमोडिटीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती थी। कौन कौन सी थी? कपास, रेशम, शोरा, अफीम और नील, ये सभी यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन है आपके पास, ए वेलेस्ली, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त जो है वह प्रारंभ किया गया। अब इस्तमरारी बंदोबस्त किसका दूसरा नाम है? तो यह आपके स्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम है, यानी कि इस्तमरारी कौन सा है? यह है आपका परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ पूछी गई, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया और उसी से जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ बन गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे लेके आता है कब? तो यह आता है आपका 1793 में। 1793 में यह आया। इसके और क्या नाम थे? तो जैसे इसे जागीरदारी भी कहते थे, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। इसे यदि हम बात करें तो देखिए बंगाल का जो क्षेत्र था, और उस समय बंगाल में बिहार उड़ीसा भी आते थे, बंगाल के क्षेत्र में इसे लागू किया गया था, और लगभग 19% उस समय जो हिस्सा था किसका? ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत जो हिस्सा आता था उसके लगभग 19% भाग में इसे लागू किया गया था। इसमें क्या था? तो देखिए इसमें बोली लगाई जाती थी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसमें से 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग वह अपने पास रख लेता था। इसके बाद क्या हुआ? इसमें जो है जमींदार जो है उनको बनाया गया। किस प्रणाली के ऊपर? तो बिडिंग होती थी, यानी कि बोली यहाँ पर लगाई जाती थी, उसके द्वारा जो है यहाँ पर आपका ये परमानेंट सेटलमेंट चलता था। इसमें एक जो है कई सारी चीज़ें भी थी यहाँ पर, जैसे कि तो यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यह था कि यदि आप जो है किसी भी प्रकार से इसे नहीं चुका पा रहे हैं, यदि आप इसे नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको जो जमींदार था, जो बिडिंग करता था, उसकी बिडिंग को रद्द कर दिया जाता था, और उसके बाद फिर क्या किया जाता था? उसे सज़ा दी जाती थी। तारीख डिसाइड होती थी कि यदि मान लीजिए 14 जुलाई को उसे देना है, तो यदि 14 जुलाई की शाम को सूरज ढलने तक वह नहीं आया तो सनसेट रूल अप्लाई हो जाया करता था, सूर्यास्त का नियम। और उस नियम के तहत क्या होता था? तो उस नियम के तहत सबसे पहले तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी, और उसे छीनने के बाद फिर वह जो भी ज़मींदार होता था उसे सज़ा भी दी जाती थी, और पूरी ज़मींदारी छीनकर दोबारा बिडिंग की जाती थी, और वह किसी और को जो है उसकी क्या कहते हैं, उसे वापस दे दिया जाता था। अब यदि हम यहाँ पर भी बात करें तो देखिए यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसे अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए 1793 यानी कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त नीति यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को प्रारंभ किया। इसे आप इस्तमरारी, जागीरदारी जैसा कि हमने आपको बताया, और मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि नाम से भी जानते हैं। तो इसके अलग अलग नाम आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। इसे इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू की गई? तो देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय तक बिहार उड़ीसा बंगाल के ही भाग थे, तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% यानी कि 19% हिस्सा
शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग किसको, कंपनी को देना होता था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। और इसके अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे, यानी कि क्या थे, स्मॉल कैपिटलिस्ट, एक तरीके से छोटे पूंजीपतियों के रूप में ये जमींदार यहाँ पर पनपे थे। तो देखिए, परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यह स्टार्ट कब हुआ, तो 1793 में यह प्रारंभ होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसे स्टार्ट किया जाता है। इसके अन्य नाम हमें जरूर याद रखने हैं, जैसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदरी, ये इसके अन्य नाम हैं जो कि हमें याद रखने हैं। किस क्षेत्र में था? मुख्य रूप से यह बंगाल के क्षेत्र में था, उसी में बिहार, उड़ीसा ये सब आते थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक का एरिया कवर किया जाता था। और उस समय के ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का जितना भी क्षेत्रफल था, उसके 19% क्षेत्रफल में यह लागू किया गया था। इसमें क्या होता था? बिडिंग सिस्टम था, बोली लगाई जाती थी। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, भू राजस्व उसे दे दिया जाता था, जमीन उसे दे दी जाती थी, और वह उससे एक कर लिया जाता था कि 10 साल के लिए आपको इतना लगान हर साल देना है, और वह आपके उसका जो भी कुल लागत थी उसका 10/11 भाग कंपनी को देता था, 1/11 भाग स्वयं के पास रख लेता था। यह आपकी पूरी बात है किसके? परमानेंट सेटलमेंट की। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके शासन काल में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके पास, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। कब? तो 1793 में। ये आपको याद जरूर रखना है। इसके जो अन्य नाम हैं वे भी आपको याद होने चाहिए कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? ऑप्शन है आपके पास, ए जमींदारों से, बी किसानों से, सी मजदूरों से, या फिर ऑप्शन डी व्यापारियों से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किससे किया गया? जमींदारों से। जमींदारों से रेट जो है फिक्स कर ली गई थी। हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। एक सिस्टम था जिसमें किसानों से भी किया गया, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन है आपके पास, ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदायों के साथ, सी मुकदमों के साथ, या फिर ऑप्शन डी किसानों के साथ। इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ में आपका स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। परमानेंट सेटलमेंट को भारत में लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कब? तो 1793 में। साल हमें जरूर याद यहाँ पर रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ऑप्शन है आपके पास, ए 1787 में, बी 1789 में, ऑप्शन सी 1790 में, या फिर ऑप्शन डी 1793 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट या फिर आपका स्थायी भू राजस्व बंदोबस्त, या फिर जिसे हम इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी के नाम से भी जानते हैं, वह लागू किया था। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं तो वो भी हमें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं उन्हें देखिए हम एक बार लिख लेते हैं। तो अन्य नाम है इसके, पहला क्या है? इस्तमरारी। इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरा जागीरदारी। फिर और क्या नाम है? तो एक है आपका मालगुजारी, और लास्ट क्या है? तो वो है आपका बीसवेदारी। ये इसके अन्य नाम हैं। इसमें क्या होता था? 10/11 किसका? ब्रिटिश का,
और 1/11 किसका, तो ये किसका, ये आपके जमींदार का। अगला प्रश्न है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर पूछा है कि जब आपका परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की, उसके बाद में क्या हुआ कि कई सारे जमीनी विवाद देखने को मिले, कानूनी जमीनी विवाद देखने को मिले। तो उनका प्रमुख कारण किसे माना जाता है, यह हमसे पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, बी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, सी न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या फिर ऑप्शन डी ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसका एक प्रमुख कारण रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी इन तीनों में से ही कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है। क्यों, यदि हम इसकी बात करें तो देखिए होता क्या है, जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था लेके आता है, तो उसमें क्या किया गया, जमींदारों को भूमि का वास्तविक अधिकारी माना गया। और वे क्या लेकिन करते क्या थे, वे एक लगान वसूलते थे जिसमें 10/11 भाग वे सरकार को देते थे। लेकिन जमींदारों का इसमें भू क्षेत्र यानी कि एरिया इसमें निर्धारित नहीं किया गया था। और इसके अलावा लगान रहित कुछ अनुदान भूमि, चरागाह, परती आदि जो भूमि थी वह भी निर्धारित नहीं थी कि यह भूमि क्या आपके अनुदान भूमि में आती है, चारागाह में आती है। तो ये चीज़ भी उसमें निर्धारित नहीं की गई थी। इसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी वहाँ पर विवाद जमींदार और जो कृषक थे, किसान थे, उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद वहाँ पर बढ़े। ये इसका मुख्य कारण था। किसका, तो किस वजह से जो है विवाद बढ़ा, मुख्यतः विवादों में बढ़ोतरी हुई परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद। तो उसका प्रमुख कारण यह था कि भूमि निर्धारित नहीं की गई थी कि कौन सी भूमि आपके लगान रहित है, कौन सी चारागाह की भूमि है, किस भूमि को अनुदान दिया जाएगा, ये सब डिसाइड नहीं था। तो जो आपके पास जागीरदार थे वे क्या करते थे, वे हर भूमि पर टैक्स लेने लगे। इससे क्या हुआ, इससे किसान नाखुश हुए और किसानों और जो आपके जमींदार थे उन दोनों के बीच में संघर्ष बढ़े, कानूनी विवाद वहाँ पर बढ़ गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ भी इसकी चर्चा यदि हम करें तो देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्या प्रारंभ किया गया, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली या फिर जमींदारी व्यवस्था। इस भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर दिया गया था, यानी कि जमींदारों को ही उस भूमि का मालिक माना गया, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। नहीं दिया तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। देखिए एक चीज़ यहाँ पर भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित भूमि, लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित ना होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बात बताई थी कि मुख्य कारण क्या रहे, तो मुख्य कारण आपके ये रहे कि यहाँ पर साहब क्या होता है कि भूमि उनकी निर्धारित ही नहीं की गई कि किस भूमि पर उनका अधिकार है टैक्स लेने का, किस पर नहीं है। तो वे हर भूमि पर लेने लगे, मंदिर की भूमि पर भी, चारागाह की भूमि पर भी, बंजर भूमि पर भी जो अनुदान दी गई है जिसमें लगान रहित भूमि है। तो उन किसानों के साथ जमींदारों के जो है इसमें काफ़ी विवाद यहाँ पर बढ़े थे। ये इसका मुख्य कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? ऑप्शन है आपके पास, ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, सी यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या फिर ऑप्शन डी खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। और यह भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इनसे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपको यूपीएससी
लेवल के एग्जाम में भी देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो खेतीहरों को पट्टे उन्होंने जारी क्यों नहीं किए, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्या था आपके परमानेंट सेटलमेंट में, तो यहाँ पर देखिए उस भूमि का स्वामी किसे बना दिया गया, जमींदारों को बना दिया गया, और सीधी सीधी वहाँ पर डील थी कि क्या होगा, वहाँ पर यह होगा कि जो जितना भी वहाँ पर कर वसूला गया है उसमें से 10/11 कंपनी को दें, 1/11 वे अपने पास रखें, इसके अलावा कंपनी को और कोई लेना देना जो है वहाँ पर नहीं था। ऐसी उम्मीद की गई थी कि ये पट्टे बांटेंगे कि यह ज़मीन इस व्यक्ति की है, इसको किराए पर दी गई है और इतना किराया है, लेकिन वो सारे काम वहाँ पर नहीं हुए, क्योंकि ज़मीन सिर्फ इतना ही वहाँ पर मतलब था कंपनी को कि उनका जो हिस्सा है 10/11 का वह उन तक आ रहा है या नहीं, वह आ रहा है कैसे भी आए, उससे उनका कोई सरोकार वहाँ पर नहीं था। यह इसका प्रमुख कारण रहा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, काफ़ी डिटेल में इसकी बात करेंगे, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता मिली, यानी कि अब ज़मीन के मालिक वही बनाए गए, उनको अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था, तथा शेष हिस्सा जो कि 10/11 था वह कंपनी के पास जमा कराना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करता था और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से ज़मीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 में रेंट अधिनियम यानी कि रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने के लिए हिंसा का सहारा भी लिया था। इन चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करते हैं। यहाँ भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपके पीजेंट रिवॉल्ट्स यानी कि किसान आंदोलनों की, और फिर जब हम क्लासेस करेंगे अलग से सब्जेक्ट की, वहाँ भी हम उन पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुख्य बात क्या समझनी है हमें कि जब यह सब लागू किया गया तो कंपनी को सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप हमें 10/11 का हिस्सा दे दीजिए, जो कि फिक्स था कि इतना कर में से है, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी लाइए, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं था। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका फ़ायदा ये उठाया ज़मींदारों ने कि उनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण तो था नहीं, वे उस भूमि के मालिक थे, तो वे कुछ भी करते थे, कैसे अन्याय करते थे उन किसानों के साथ, उनके साथ जो है हिंसा करते थे, कर वसूलने के लिए उनकी ज़मीनें छीन लेते थे और कोई भी भूपट्टे वो उनको जारी नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, ऑप्शन है आपके पास, ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, या फिर ऑप्शन डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करने के लिए ही तो ये सारे जितने भी सेटलमेंट्स थे, बंदोबस्त थे, कर भू राजस्व कर के लिए वो किए गए थे, यही तो इसका मुख्य कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमने इस पर बात की है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में कितने 10 वर्ष के लिए 10 ईयर्स के लिए लागू की गई। इस 1790 में लागू की गई तथा 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ये सब जगह ही इसका मुख्य कारण यही था, बिहार बंगाल जितने भी जगह पर ये लागू किया गया, इसका मुख्य कारण यही था कि भू राजस्व का निर्णय हो, एक फिक्स इनकम कंपनी के पास इतनी आती रहे हर हाल में, और ये 10 साल के लिए था। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया। ऑप्शन है आपके पास, ए 1885, बी 1886, सी 1889 और ऑप्शन डी 1900। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1885।
85 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी कि बंगाल टीनेंसी एक्ट द्वारा उन्हें दिया गया था। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब इसके पीछे की यदि हम कहानी की बात करें तो देखिए क्या होता है, जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी कि आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, वह 10 साल के लिए लागू किया गया। इसमें क्या हुआ, जमींदारों को बहुत अधिक अधिकार मिल गए। उनके ऊपर पहली चीज़ तो कि सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं था जमींदारों के ऊपर, तो वे मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे, हिंसा करते थे। और क्या हुआ कि इसी समय तक क्या होता है कि भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी भी करना प्रारंभ कर दिया। और इसी से क्या हुआ, किसानों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिए। जब सरकार जो थी बंगाल में, ब्रिटिश सरकार, उसने यह देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके कारण जो है काफ़ी हिंसा भी हो रही है, तो उसने इसके कारण का पता लगाया। तो कारण क्या निकला, वहाँ पर कारण निकलता है कि इसका मुख्य कारण है कि किराया फिक्स नहीं है। इसके लिए उन्होंने फिर बिहार और बंगाल के क्षेत्र में किराएदारी अधिनियम यानी कि टीनेंसी एक्ट 1885 लागू किया, जिसमें जो जमींदार थे और किराएदार थे उन दोनों को परिभाषित किया, उन दोनों के अधिकार परिभाषित किए कि कौन जमींदार है, कौन किराएदार है, कितना किराया देना होगा, कितनी जो है जमींदारी वहाँ पर जमींदार जो है वह कितने वहाँ पर कर वसूल कर सकेगा। ये सभी चीज़ें जो हैं उस अधिनियम के द्वारा वहाँ पर डिफाइन की गई थी। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। कौन सा, तो ये आपका था बंगाल टीनेंसी एक्ट की हमने जो बात करी, ये हमारे लिए काफ़ी एक वहाँ पर इम्पोर्टेंट भी था। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ये हम जानते ही हैं 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए, यानी कि बहुत ही एक्सेस में उनके पास पावर आ गई थी। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। अब किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी तो उसके कॉस्ट भी बढ़ती है, उसके पैसे भी बढ़ जाते हैं, जो कि हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। यह समय किसानों के विद्रोह का था, किसान विद्रोह इस समय चल रहे थे। इसी बीच बंगाल सरकार ने बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885, कौन सा, तो देखिए आपको ये याद रखना है, बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेजेस में बताया जा रहा है जिससे याद रखने में आसानी हो, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो देखिए बंगाल टीनेंसी एक्ट यानी कि बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 की महत्वता क्या है कि इसमें जो किराएदार थे वे और जो जमींदार थे उनके अधिकारों को परिभाषित किया गया कि जमींदार क्या कर सकता है और आपका जो किराएदार है, टीनेंट है, वो क्या कर सकता है। ये चीज़ वहाँ पर डिफाइन की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था। नाम दिए गए हैं, पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 अलेक्जेंडर रीड, तीसरा थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन है आपके पास, ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। और यह आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत ही ध्यान से हमें करना है। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त, भू बंदोबस्त नहीं, उसमें भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन कौन संबंधित था। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट से था, स्थायी बंदोबस्त से। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। इनकी हमने चर्चा किसमें भी की थी, तो इनकी चर्चा हमने आपके गवर्नर जनरल वाला जो चैप्टर था वहाँ पर भी हमने इनकी बात की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अब यदि हम बात करें रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, तो देखिए ये जो है मद्रास जो क्षेत्र था, मद्रास प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था वहाँ पर लागू किया गया। कब, रैयतवाड़ी आपका 1792 में। बंगाल क्षेत्र में इस समय आपका क्या चल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट, और मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी सिस्टम आपका चल रहा है। कहाँ पर, मद्रास और तमिलनाडु का 12 महल जो क्षेत्र था वहाँ पर। इसकी शुरुआत किसने की, तो थॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी।
और यदि आपको याद होगा तो हमने आपको बताया भी था जब हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में कि टॉमस मुनरो ही एक ऐसा ब्रिटिश अधिकारी है जिसकी मूर्ति भारत में लगी हुई है। और वह मूर्ति कैसी है कि घोड़े पर बैठा हुआ एक ब्रिटिश अधिकारी हाथ में रजिस्टर लिए हुए है और कुछ लिख रहा है। उसमें वह किसानों को ही उसने जो है भूमि का मालिक बना दिया था, इसलिए यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ। किसानों में बहुत खुशी हुई इस चीज़ से और वो इसे काफ़ी मानते थे। रेटवाड़ी सिस्टम जो है वहाँ पर लागू किया गया था। तो देखिए आगे यदि हम इसमें बात करें तो इसे जो है फिर लागू किया गया कब, तो 1820 के आसपास इसे मद्रास में लागू किया गया। 1792 में जो है सबसे पहले तमिलनाडु में इसे किया गया। इसके बाद क्या होता है तो देखिए इसे बाद में फिर धीरे धीरे इसे बॉम्बे में भी लागू किया गया था और यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया था उसमें यह चलता था। लगभग आपके यदि हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के 51% क्षेत्र में आपका रेटवारी सिस्टम लागू किया गया था, जो कि मद्रास, बम्बई और फिर धीरे धीरे बंगाल वगैरह में भी इसे लागू किया गया। इसमें क्या था तो देखिए इसमें रैत जो थे यानी कि किसान जो थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया, उनको लैंड की ओनरशिप दी गई, जिससे सीधे सीधे जो है भू राजस्व लैंड रेवेन्यू किससे लिया जाता था, इसमें सीधे सीधे जो है किसानों से भू राजस्व लिया जाता था। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है इसके बारे में कि जो किसान होता था, किसान को क्या बनाया गया, भूस्वामी यानी कि ओनर बनाया गया। और फिर किसान से ही क्या लिया जाता था तो किसान से ही लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, क्योंकि अब किसान ही इसमें क्या है, किसान ही इसमें उस भूमि का मालिक है, तो किसान ही क्या देगा, किसान ही इसमें भू राजस्व भरेगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए रैटवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू किया गया था। एलेक्जेंडर रीड नाम याद रखना है, इन्होंने कहाँ पर तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में रैतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था। फिर टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में पूरे में लागू किया। तो देखिए शुरुआत 1792 से होती है और पूरे यदि हम बात करें इसे मद्रास क्षेत्र में इसे सर्वप्रथम पूरा लागू किया गया। तो मद्रास में कब 1820 में इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया था। मुनरो के शिष्य एल फिंस्टन ने इसे किसने तो देखिए एल फिंस्टन जो था उसने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू किया था। तो आप देख सकते हैं कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, जिनमें से 2 में तो आपका क्या लागू हो गया, 2 में आपका रैटवाड़ी सिस्टम लागू हो गया। तो ये ऑलरेडी 50% से अधिक। तो यहाँ पर यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र यानी कि मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से और देखिए पूर्वी बंगाल के भी कुछ हिस्से में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, रैयतों यानी कि किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। भूमि का मालिकाना हक किसे दिया गया था, किसानों को। किसान क्या बने, भूस्वामी, ओनर बने और उन्हीं से फिर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधा या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में काफ़ी सुधार भी किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है किसके बारे में, आपके रैटवाड़ी सिस्टम के बारे में, वो क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो हैं कि सबसे पहले तो इसे कहाँ तो देखिए एलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। कब, 1792 में। फिर पूरे मद्रास में इसे टॉमस मुनरो ने 1809 में और तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में, ये इसका क्षेत्र हमें याद रखना है। फिर इसके अलावा हम यदि बात करें 1820 में संपूर्ण मद्रास में, एल फिंस्टन जो था उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो 2 प्रेसिडेंसी में यह हो गया यानी कि 50% से अधिक क्षेत्र यानी कि 51% क्षेत्र में आपका ब्रिटिश इंडिया का जो भाग था उसमें क्या लागू कर दिया गया, उसमें आपका रैतवाड़ी सिस्टम लागू कर दिया गया। इसकी विशेषता क्या थी कि रैत जो किसान थे उनको भूमि का मालिक बनाया गया, मालिकाना हक दिया गया और उन्हीं से इसमें टैक्स वसूला जाता था। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैतवाड़ी सिस्टम या फिर रैतवाड़ी बंदोबस्त।
ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन है आपके पास ए गुजरात, बी मद्रास, सी बम्बई, डी उड़ीसा या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास। सर्वप्रथम हमने बात करी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह आपके मद्रास में प्रारंभ की गई थी। तो देखिए सबसे पहले 1792 में इसे रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया था मद्रास में पूर्ण रूप से। पूर्ण मद्रास में कब? तो पूर्ण मद्रास में 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा इसे लागू किया गया था। पहला 1792 फिर 1820। अगला प्रश्न है भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन है आपके पास ए बंगाल तथा मद्रास में, बी मद्रास तथा पंजाब में, सी मद्रास तथा बंगाल में या फिर ऑप्शन डी पंजाब तथा बंगाल में। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ पर? तो यह आपके बंगाल में प्रारंभ की गई। फिर रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसे प्रारंभ किया गया था आपके कहाँ पर? तो यह प्रारंभ किया गया आपके मद्रास में टॉमस मुनरो द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंगाल तथा मद्रास में। अगला प्रश्न है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध हैं, किससे उनका संबंध है यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्थायी बंदोबस्त से, बी महालवाड़ी बंदोबस्त से, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त से या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी से संबंधित हैं आपके सर टॉमस मुनरो। स्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है आपका कॉर्नवालिस। ये भी हमें याद रखना है। और आगे महालवाड़ी की चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ऑप्शन है ए उत्तरी भारत में, बी पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। इसका यदि हम चर्चा करें तो देखिए यह सबसे ज़्यादा आपके मद्रास, तो वह कौन सा? दक्षिण। और फिर यह आपके बॉम्बे में भी था यानी कि आपके पश्चिम में भी था। तो यानी कि इसका उत्तर सी और डी दोनों ही हो जाएगा। इसके उत्तर होंगे सी एंड डी। बाकी जो संस्था एग्जाम करा रही है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है, लेकिन यदि हम इसे बात करें तो सी एंड डी हम क्यों दोनों मांगने हैं? क्योंकि देखिए पश्चिम में तो कहाँ पर? तो पश्चिम में यह आपके बॉम्बे में था। फिर दक्षिण में कहाँ था? तो दक्षिण में यह आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में था। इसलिए इन दोनों जगह पर यह लागू था, इसलिए हमने सी और डी दोनों को ही उत्तर माना है। अगला प्रश्न है मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ऑप्शन है आपके पास ए मैलकॉम, बी मैटकॉफ, सी मुनरो या फिर ऑप्शन डी एल फिंस्टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सर टॉमस मुनरो। और एक और व्यक्ति था जो इससे संबंधित रहा था, उसका नाम भी हमें याद रखना है। कौन? तो वह था अलेक्जेंडर रीड। तो देखिए दूसरे व्यक्ति का भी हमें यहाँ पर नाम याद रखना है। कौन? तो वह था आपका अलेक्जेंडर रीड। कौन था? अलेक्जेंडर रीड। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन है आपके पास ए टॉमस मुनरो ने, बी मार्टिन बर्ड ने, सी कॉर्नवालिस ने या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टॉमस मुनरो ने। लेकिन यदि यहाँ पर अलेक्जेंडर रीड दिया हुआ होता तो फिर हम उसे सही उत्तर मानते, क्योंकि 1792 में उसने प्रारंभ की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन है आपके पास ए बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी मद्रास प्रेसिडेंसी में, सी बम्बई प्रेसिडेंसी में या फिर ऑप्शन डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी प्रणाली चालू की थी। बंगाल में क्या था? बंगाल में तो आपके परमानेंट सेटलमेंट था। क्या था? तो बंगाल में आपके परमानेंट सेटलमेंट था। और आपके हमने एक प्रश्न भी देखा था जहाँ पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हमने दोनों को उत्तर माना। उसका कारण यही था कि मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसीज में लागू किया गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ऑप्शन है इसके ए
बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी आगरा में, सी बम्बई प्रेसिडेंसी में और ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो देखिए यह बॉम्बे और मद्रास दोनों में थी, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए केवल एक सही है, बी केवल एक और दो सही हैं, सी 1, 2 और 3 सही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई भी सही नहीं है। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, यदि हम बात करें, पहला कथन क्या है, किसानों द्वारा सीधे सरकार को लगान दिया जाता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें किसानों को ही भूमि का स्वामी बनाया गया था, तो उस पर टैक्स भी वही देंगे। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में नहीं यह हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व थी किसानों के साथ, तो सरकार ने उनको पट्टे बांटे। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो यह भी आपका एकदम सही है। कर लगाने से पूर्व रैयतवाड़ी सिस्टम में उस भूमि का सर्वेक्षण करते थे और मूल्य निर्धारण करते थे कि यहाँ से इतना जो है लगान लिया जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सही हैं। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए क्या होगा, दक्षिण भारत और उत्तर भारत और या फिर पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसको हम जानते हैं कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने लागू किया। इसके तहत क्या होता था, जो किसान था वही ज़मीन का मालिक था, वह सीधे सरकार को कर देता था। कर का निर्धारण पहले ही भूमि के सर्वेक्षण के साथ होता था और इसके बाद उनके बीच में एक समझौता होता था जिसके लिए पट्टा जारी किया जाता था। ये हमें यहाँ पर मुख्य बिंदु याद रखने हैं। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने? कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था। इसमें क्या था, किसान अपनी ज़मीन के मालिक थे, पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरा, जो सीधे सरकार को कर देते थे, देंगे ही, क्योंकि जो भूमि का मालिक है, जब जमींदार को बनाया गया तो जमींदार देता था, अब किसान को बनाया गया तो किसान देगा। फिर कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था, दूसरा पॉइंट। तीसरा, भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता यानी कि एग्रीमेंट होता था और किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था। जब एग्रीमेंट हो रहा है तो वह लिखित रूप में होगा, रिटन फॉर्म में होगा, तो उसके लिए पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। तो उस पट्टे में होता था कि फलाना फलाना व्यक्ति इस भूमि का मालिक है, इतना कर उससे लिया जाएगा, वह इससे सहमत है और सरकार एवं वह व्यक्ति किसान दोनों उस पर हस्ताक्षर करते थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अब इससे अगली क्लास में करेंगे।